पिछले वीडियो में मैंने आपको एक बार बताया था कि मेरे भाई का फेसबुक अकाउंट किसी ने हैक कर लिया या उसको क्लोन किया और उसके बाद फिर व्हाट्सएप अकाउंट क्लोन किया और मेरे जितने भी कॉन्टैक्ट लिस्ट में लोग थे उनसे वह व्यक्ति पैसे मांग रहा था। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपने तरफ से छानबीन करके कैसे पता लगाया कि वह आदमी कौन था और आगे क्या कार्रवाई हुई। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि ऐसे मामले आपके साथ भी फंस सकते हैं और इस तरह की ठगी के आप भी शिकार हो सकते हैं। अगर यह जान के रखेंगे तो आने वाले समय में आपको लाभ मिलेगा। चलिए, जिन लोगों ने अभी तक मेरा वीडियो नहीं देखा है मैं उनको बता दूं कि पिछले महीने में रात के 10 बजे मुझे एक मित्र ने फ़ोन किया है और फ़ोन करके उन्होंने बताया कि मेरे भाई राजेश शुक्ला के नाम से व्हाट्सएप से किसी ने आईडी बनाया हुआ है और वह लोगों से पैसे मांग रहा है। कॉन्टैक्ट लिस्ट में लगभग 10-12 लोगों से 1 घंटे के अंदर उसने पैसा मांग लिया। मैसेज करता था कैसे हो, मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखाऊंगा, और उसके बाद बोलता अर्जेंट ज़रूरत है, 15,000 20,000 ऐसे लोगों से मांगा। अच्छी बात ये रही कि जिनसे भी मांगा वो बेचारे नौकरी पेशा नहीं थे, इसलिए किसी ने पैसा नहीं दिया। लेकिन इस तरह से किसी की आइडेंटिटी थेफ्ट इसे कही जाती है, किसी की आइडेंटिटी चुरा करके और उससे लोग पैसे मांगे, ये गलत बात थी। इस विषय में सबसे पहले जो करना चाहिए वो है आपको अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर के इसकी जानकारी देनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में इसे जनरल डायरी कहते हैं, बाकी जगह इसे एफआईआर कहते हैं। तो आप अपने थाने में जाइए। मैं लोकल थाने में गया, थाने में मुझे बताया गया कि आप फेसबुक से वो डिटेल लेकर के आइए। मुझे लगा कि फेसबुक से मैं डिटेल नहीं निकाल पा रहा था, तो मैंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक साइबर थेफ्ट के ऊपर वेबसाइट है, उसका लिंक मैं आपको लिंक करा दे रहा हूँ। उस वेबसाइट पर जाकर के मैंने लिखित शिकायत विथ एविडेंस डाला। अगले दिन मुझे साइबर पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि आप प्रूफ के साथ आइए और आपके केस के ऊपर बात करनी है। वहाँ मैं गया, मैंने जो भी प्रूफ था मेरे पास अपने आइडेंटिटी प्रूफ के साथ मैंने वहाँ जमा किया और जमा करने के बाद उनको अपनी सारी बात बताई। फिर पुलिस वाले अपनी जांच अलग से करने लगे, लेकिन मैंने कैसे जांच किया और उन्हें पकड़ने का प्रयास किया वो मैं बताता हूँ। जो ठग था उसने एक पेमेंट लिंक भेजा था फ़ोन पे से। उस फ़ोन पे लिंक पर जब मैंने वेरीफाई किया वह नंबर, तो किसी नरेंद्र कुमार शर्मा के नाम पर रजिस्टर्ड था वह नंबर। ये एक क्लू मुझे मिला। इसके बाद मैंने क्या किया कि वो जो नंबर था जिस नंबर से व्हाट्सएप पे खाता बनाया गया था, मैंने वह नंबर फेसबुक पे डालकर सर्च करने का प्रयास किया, तो मुझे उस नंबर से फेसबुक में 3 पोस्ट मिले। तीनों पोस्ट एक सोशल मीडिया ग्रुप था, जॉब हंट या इस तरह का कोई ग्रुप था जिसमें डाला गया था। 3 जो संदेश थे, तीनों संदेश में नाम अलग अलग थे, लेकिन एक नाम जो मुझे मिलता जुलता मिला उसका सरनेम शर्मा था। अर्थात फ़ोन पे में जिस आदमी का नाम है उसी आदमी ने फेसबुक पर डाला होगा। बाद में मैंने फेसबुक अकाउंट से उस आदमी का फ़ोटो भी निकाला था, हालांकि वह साझा नहीं करूँगा आप लोगों के साथ। उसके बाद अब दूसरी बात रह गई कि उस व्यक्ति ने अपना एक IDFC फास्ट बैंक का खाता नंबर दिया था। मेरे परिचय में एक व्यक्ति से उसकी काफ़ी देर तक बात हुई थी, तो उस व्यक्ति ने कहा मैं फ़ोन पे या इस तरह का नहीं इस्तेमाल करता हूँ। तो उस व्यक्ति ने अपना IDFC फास्ट बैंक का एक खाता दिया था। जब आप अपना खाता नंबर देते हैं तो उसमें लोग क्या करते हैं, किसी का भी नाम डाल दीजिए, बैंक आपको सिर्फ IFSC और खाते नंबर पे पैसा ट्रांसफ़र करती है। तो उसमें उसने जो भी हैकर था उसने राजेश शुक्ला लिख करके IDFC बैंक का खाता नंबर दिया था, IFSC कोड दिया था। फिर मैंने उसकी जांच की तो पता चला कि यह जो IDFC बैंक है वह जयपुर का है और उसका यह खाता दिया हुआ है। अब देखिए कितना आसान हो गया। मैंने फेसबुक से और फ़ोन पे के ID से वेरीफाई कर लिया कि ये वही व्यक्ति है। अब रह गई खाते की बात। खाते को भी मैंने IDFC बैंक के माध्यम से वेरीफाई किया और ये अंततः वही नरेंद्र कुमार शर्मा के नाम से खाता भी रजिस्टर्ड हुआ। अक्सर ऐसे चोर क्या करते हैं, किसी और व्यक्ति का खाता किराए पे लेते हैं और उसमें पैसे मंगाते हैं और फिर उसको कुछ ना कुछ कमीशन देते हैं। अब मेरे लिए ये आसान हो गया कि मैं जयपुर के IDFC बैंक से उस व्यक्ति का पता निकाल सकता हूं और मान लीजिए ये किराए का खाता होगा तब भी ये पकड़ा जा सकता है कि उस व्यक्ति को पकड़ा जाए, भाई तुम्हारे खाते में कहाँ से पैसा आता है, कौन पैसा निकालता है, अपने आप चोर पकड़ा जाएगा। और पुलिस बखूबी जानती है
4 दिन के बाद मुझे साइबर पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि हमने उस व्यक्ति के खाते को ब्लॉक करवा दिया है, उसका फ़ोन नंबर ब्लॉक करवा दिया है और एक बार आप आइए, आकर के देख लें, वेरीफाई कर लें। जो मैंने अपने से जांच किया था वह मुझे साइबर पुलिस स्टेशन की जांच से मिलता जुलता पाया गया और अंत में मैंने देखा कि हाँ, ये सही है। तो आप भी चाहें तो इस प्रकार से जांच करके अगर कोई ठगी के प्रयास करे आपके साथ या फिर आपके साथ ठगी हो जाती है तो आप पहले वेरीफाई कर सकते हैं, इस तरह से जांच कर सकते हैं। हालांकि मेरे किसी भी जानने वालों ने पैसे ही नहीं तो देगा कैसे, अधिकांश सारे स्टूडेंट्स हैं तो वो तो खुद ही निर्भर रहते हैं। तो मेरे किसी जानने वाले ने उस बैंक के खाते में या उस फ़ोन पे पर एक भी पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया था। जिन्हें ट्रांसफ़र करने की संभावना थी उन्होंने मुझे फ़ोन करके कंफर्म कर लिया। मेरे भाई को नहीं फ़ोन किया, मुझे फ़ोन किया और पूछ लिया कि भाई ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी। मैंने उनको बताया कि कोई ऐसे हैं सज्जन जो मुझे लगता है ऐसी ही कुछ कारस्तानी करके अपनी रोजी रोटी चलाते होंगे, भाई सबको बाल बच्चे पालने, वो भी इसी तरह बाल बच्चे पालते होंगे, तो आप पैसे ना भेजें। दोस्तों, ये जो मैंने किया आप भी अगर करें तो आप चोर पकड़ सकते हैं। आपको स्थानीय पुलिस की सहायता बाद में हो सकता है लेनी पड़े या फिर आपको प्रमाण के साथ पुलिस स्टेशन में ये शिकायत दर्ज करनी पड़े। ये जो मेरी आप बीती है, सचमुच की आप बीती है, ये मेरे फेसबुक पोस्ट पर आप पढ़ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे भी मैंने डाला था, मैंने इंस्टाग्राम में भी डाला था, पूरी कहानी के साथ में आज आपके साथ साझा कर रहा हूँ। अगर लगता है कि यह कहानी सही है, अर्थात अगर लगता है कि आप भी इस तरह से ऐसे हैकर्स को पकड़ सकते हैं, पकड़वा सकते हैं, तो आप ज़रूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त बचे रहें, इस तरह की हैकिंग ना हो, तो मेरा यह संदेश उन दोस्तों तक भी ज़रूर फॉरवर्ड करिएगा, इससे कई लोगों को लाभ होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले सत्र में पुनः भेंट होगी कुछ और नई चौंकाने वाली बात लेकर के, कुछ नई जांच लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।